नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग पराशर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमने सब्जेक्ट लिया है एनपीए। एनपीए को हम कैसे काउंट करेंगे। एनपीए के डेट में हमेशा हमें कन्फ्यूजन होता है कि उस डेट की गणना 90 दिन कहाँ से शुरू होती है, कब से शुरू होती है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे हम इसको निकालते हैं। इस वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि असेट जो है हमारे दो तरह के होते हैं, एक परफॉर्मिंग असेट और दूसरा नॉन परफॉर्मिंग असेट। परफॉर्मिंग मतलब जो हमें इनकम दे रहा है, जो जनरेट कर रहा है इनकम, और जब इनकम जनरेट करना बंद हो जाता है तो वही हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट कहलाता है। जैसे कि यदि हमने कोई लोन दिया है और वो परफॉर्म कर रहा है, उसमें ब्याज हमें मिल रहा है तो वो परफॉर्मिंग असेट है, लेकिन उसमें ब्याज आना बंद हो गया है तो वो हमारा नॉन परफॉर्मिंग असेट होगा। परफॉर्मिंग असेट हमारे चार प्रकार के होते हैं: स्टैंडर्ड असेट, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। जबकि नॉन परफॉर्मिंग असेट हमारा सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 और फाइनली लॉस असेट होते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड वो असेट है जो कि हमारा इनकम जनरेट कर रहा है। SMA 0 में वो असेट हमारे होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट कर गए और उसमें ओवर ड्यू जो है वो 0 से 30 दिन तक के लिए है। SMA 1 में 31 दिन से 60 दिन तक का जो पीरियड है वो SMA 1 कहलाता है, ओवर ड्यू डेट का। और ओवर ड्यू 61 दिन से लेकर 90 दिन तक के पीरियड को हम SMA 2 में कहते हैं। जब वो 90 दिन क्रॉस कर जाता है तो वो सब स्टैंडर्ड असेट कहला जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे रेगुलर होते हैं वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड है और उसमें हर समय पैसा आ रहा है। जब वो इरेगुलर होता है, आउट ऑफ ऑर्डर होता है, जब वो 90 डेज तक आउट ऑफ ऑर्डर के पीरियड में रहता है, तब तक वो स्टैंडर्ड असेट ही होता है, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन बदल जाता है। SMA 0 30 डेज, एक फर्स्ट डेज से लेकर 30 डेज तक का, SMA 1 31 डेज से 60 डेज का और SMA 2 30 डेज से 30 डेज, वो भी 61 से 90 डेज तक का। सब स्टैंडर्ड में कोई असेट 12 महीने काल के लिए होता है। डाउटफुल अप टू 1 ईयर, मतलब डाउटफुल में जो 1 में है वो 1 साल के रहता है, डाउटफुल 2 में वो 2 साल के लिए रहता है, जबकि डाउटफुल 3 में वो अनसर्टेन पीरियड के लिए रहता है और फाइनली वो लॉस असेट में चला जाता है। डाउटफुल 3 में अनसर्टेन पीरियड के लिए रहता है, उसमें कोई पीरियड की कोई गणना नहीं की जाती है। अब देखिए कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच SMA अकाउंट का कैसे होता है। परफॉर्मिंग एसेट में जो 90 दिन तक का पीरियड है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एक टर्म लोन है जो डिसबर्स किया गया 12 फरवरी 2019 को, और इसका जो फर्स्ट ड्यू डेट था वो 15 जून 2019 था, बट इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया। 15 जून 2019 को ये इंस्टॉलमेंट देना था जो कि पे नहीं हुआ। अब आप देखिए कि 15 जून को देना था, वो जब 16 जून को ओवर ड्यू हो गया। 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक, मतलब क्या है, 1 से लेकर 30 डेज तक वो हमारा SMA 0 में आ गया। सेम कंडीशन आता है जब 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई 2019 से लेकर 14 अगस्त, जो 30 दिन का पीरियड होता है, जुलाई का 16 दिन और अगस्त का 14 दिन, मतलब 30 दिन का पीरियड 31 से 60 डेज जो है वो हमारा SMA 1 में आया। जबकि SMA 2 में ये 61 से 90 डेज, 61 से 90 डेज का पीरियड आया और वो हमारा 15 अगस्त 2019 से लेकर 13 सितंबर तक आया। मतलब अगस्त में ये हमारे 17 दिन हो गए, 15 से लेकर 31 तक, और सितंबर में 13 दिन। मतलब यह है SMA 2 में ये अकाउंट हमारा 15 अगस्त से लेकर 13 सितंबर को आया, और इस दिन जब 90 डेज हो गया तो ये अकाउंट हमारा 14 सितंबर 2019 को हमारा ये अकाउंट NPA हो जाएगा। दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि सेम यदि कोई टर्म लोन है और वो टर्म लोन 15 जून 2019 को हमारा इसका ड्यू डेट था। अब 15 जून 2019 को वो पेमेंट नहीं हुआ। यदि पेमेंट नहीं किया गया तो 15 जून के बाद आप ये देखिए कि 15 जून से लेकर जुलाई, 15 दिन उसमें बच गया, 16 से लेकर 30 जून तक, तो 15 दिन जून का, उसके बाद 31 दिन जुलाई का, फिर 31 दिन अगस्त का, तो ये
तीनों मिला के हमारे 77 डेज हो गए और सितंबर का 13 दिन। मतलब ये हो गया कि ये अकाउंट 14 सितंबर 2019 को एनपीए हो जाएगा और ये 13 सितंबर 2020 तक हमारा सब स्टैंडर्ड असेट होगा। यही अकाउंट जब D1 के कैटेगरी में जाएगा तो 1 साल रहेगा और 1 साल का जो पीरियड होगा वो होगा 14 सितंबर से लेकर 13 सितंबर 2021 तक। यही अकाउंट यदि D2 कैटेगरी में आएगा तो D2 कैटेगरी में ये 2 साल तक रहेगा। मतलब ये है 14 सितंबर 2021 से लेकर 13 सितंबर 2023 तक ये अकाउंट D2 कैटेगरी में होगा। 2 साल का ये पीरियड D2 में रहेगा और 14 सितंबर 2023 के बाद ये अकाउंट D3 कैटेगरी में आ जाएगा और ये तब तक रहेगा जब तक कि आइदर इसको लॉस में कन्वर्ट ना कर दिया हो या ये अकाउंट कहीं रिकवरी हो जाए। तो आप ये देखिए सर, ये आप D1, D2 और D3 की कैटेगरी और सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में कैसे कैसे होता है, शायद आपको अब ये पता चल जाएगा कि हम इसकी गणना कैसे करते हैं। 2 और केस होते हैं कि यदि कोई इरोजन ऑफ सिक्योरिटी मतलब वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है, यदि 50% से ज़्यादा हो जाए तो वो डायरेक्ट D1 कैटेगरी में आता है और यदि ये 10% सिर्फ रह गया, लेस देन 10% यदि हो गया तो उस केस में आप ये डायरेक्ट लॉस के कैटेगरी में चला जाता है। लॉस कैटेगरी में जाने के लिए उस अकाउंट को कोई भी ऑडिटर है वो उसको डिक्लेयर कर सकता है और यदि वो इरोजन ऑफ सिक्योरिटी सिर्फ 10% उसकी बच गई, यदि 10% की सिक्योरिटी बच गई तो वो भी आपका लॉस असेट में चला जाता है। तो ये था दोस्तों आपका जो हम कैसे एनपीए डेट की गणना करते हैं उसके बारे में हमारा वीडियो। आगे जल्दी कोई दूसरा वीडियो लेके भी मैं आपके पास आऊँगा। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।